तेजस ने अपने शरीर को शांत करने के लिए ड्रैगन टेंडन फल खाने में जल्दबाजी नहीं की। इसे 3 दिनों के भीतर खाया जा सकता था। इसके बजाय उसने ग्रीन जेड वाइन पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट था, ग्रीन जेड वाइन हरे और सफ़ेद रंग का मिश्रण थी जो इसे पारदर्शी रूप देती थी। इसकी बनावट अनोखी थी, छूने में नरम और हल्की गर्माहट देने वाली। तेजस ने जो ग्रीन जेड बेल खरीदी थी वह 3 मीटर से ज़्यादा लंबी और एक बच्चे की बाँह जितनी मोटी थी। इसे एक पिंजरे में बंद किया गया था और वह अंदर एक अधीर सांप की तरह लगातार मुड़ घुमड़ रही थी। हालांकि इसे बेल कहा जाता था, यह एक पौधा नहीं बल्कि एक राक्षसी जानवर था, एक दूसरे दर्जे का जानवर। अगर यह अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को जगा सकता था तो यह सैद्धांतिक रूप से एक अप्सरा बन सकता था। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। आध्यात्मिक बुद्धि को जगाना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा इसे राक्षस जातियों द्वारा अखाद्य माना जाता था, भले ही इसमें कुछ ऊर्जा थी जिसे खाया जा सकता था। व्यावहारिक रूप से इसका मूल्य केवल इसकी कठोरता में निहित था। ग्रीन जेड बेल को बनाए रखना आसान था। पानी और सूरज की रोशनी के साथ यह व्यावहारिक रूप से अविनाशी थी और उल्लेखनीय जीवन शक्ति प्रदर्शित करती थी। यह आमतौर पर गहरे पहाड़ी जंगलों में पनपती थी। यह आक्रामक नहीं थी और इसे दर्द भी महसूस नहीं होता था। जब तेजस ने जेड जैसी चमक वाली ग्रीन जेड बेल को देखा तो उसकी आंखों में पुरानी यादें झलकीं। उसने पिंजरा खोला और बेल को आजाद कर दिया। जैसे ही वह पिंजरे से बाहर निकला, ग्रीन जेड वाइन को कुछ महसूस हुआ और वह तुरंत सक्रिय हो गई। जमीन पर छटपटाने और रेंगने लगी। सहज रूप से उसने पानी का स्रोत ढूंढ लिया। तेजस ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, जिससे हल्की हवा का झोंका आया और हरी जेड बेल उसके हाथ में आ गई। हरी जेड बेल गर्म और चिकनी थी, लेकिन जैसे ही तेजस ने उसे पकड़ा, वह कुंडलित होकर उसके हाथ के चारों ओर लपेटने लगी। यह एक सहज प्रतिक्रिया थी। हालांकि यह हमला करने में माहिर नहीं थी, लेकिन छूने पर यह तुरंत अपनी कठोरता का उपयोग करके उस प्राणी को उलझा देती थी जिसने इसे छुआ था। कुछ कमजोर राक्षसी जानवर इसके द्वारा गला घोंटकर मारे जाते थे। जैसे ही 3 मीटर लंबी हरी जेड बेल उसके चारों ओर लिपटी, तेजस की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी रहस्यमयी स्वर्ग तकनीक को सक्रिय कर दिया। हरी जेड बेल अचानक हिंसक रूप से कांपने लगी। उसके चारों ओर का हल्का हरा प्रभामंडल धुंधला हो गया और बस एक पल में वह मुरझा गई, अपनी उलझाने की शक्ति खो बैठी और लंगड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। तेजस ने अपने दाहिने हाथ का एक झटका दिया और उसकी भक्षण क्षमता सक्रिय हो गई। सिकुड़ी हुई हरी जेड बेल तुरंत बारीक पाउडर में बदल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप उस अस्तित्व को महसूस किया जिसे उसने अभी अभी अपने शरीर में समाहित कर लिया था। ग्रीन जेड वाइन का यह हिस्सा बहुत सस्ता था। यह उसने खरीदी गई 4 वस्तुओं में सबसे सस्ता था, जिसकी कीमत केवल 5 एथरहॉर्न सिक्के थी। यह कीमत भी इसलिए थी क्योंकि ग्रीन जेड वाइन जीवित थी और जीवित राक्षसी जानवरों की कीमत आमतौर पर अधिक होती है। जैसा कि मोहन युवराज ने कहा, यह मूल रूप से एक जीवित रस्सी थी। तेजस का ऊर्जा भंवर स्वाभाविक रूप से संचालित हुआ, जिससे उसके शरीर से कुछ अनियमित अशुद्धियां बाहर निकल गई और ऊर्जा भंवर के भीतर एक धुंधली हरी सफेद रक्त रेखा छाप दिखाई दी। माँ विंग्ड टाइगर को खाने के अपने पिछले अनुभव से तेजस ने सीखा था कि राक्षसी जानवर भी रक्त रेखा छाप बना सकते हैं। ग्रीन जेड वाइन को भी एक राक्षसी जानवर माना जाता था, हालांकि यह कमजोर था और स्वाभाविक रूप से यह भी छाप प्रकट कर सकता था। जब तेजस पहली बार उस छोटी सी दुकान में गया था, उसने ग्रीन जेड वाइन को देखा था, लेकिन उस समय उसने कोई निर्णय नहीं लिया था। जब वह वापस लौटा तो 4 वस्तुओं में से उसे सबसे अधिक ग्रीन जेड वाइन चाहिए थी। यही कारण था कि उसने उत्सुकता से सबसे पहले इसे निकाला। अशुद्धियों से शुद्ध की गई ग्रीन जेड वाइन की छाप अब प्रथम श्रेणी की छाप के बराबर थी, हालांकि यह अभी भी कमजोर थी। तेजस के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अगले ही क्षण तेजस ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और ग्रीन जेड वाइन की छाप को छठे और सबसे हाल के उद्घाटन में रखा, जिससे ये सभी 6 में से अंतिम स्थान पर आ गया। वास्तव में उसने अपनी छठी छाप के रूप में एक कमजोर बेल जैसे राक्षसी जानवर की रक्त छाप को चुना था। ग्रीन जेड वाइन की छाप अपनी जगह पर मजबूती से टिकी रही, जिससे हरे जेड की एक नरम कोमल चमक निकल रही थी। यह अन्य 5 छापों की तुलना में लगभग नगण्य थी, लेकिन तेजस के चेहरे पर खुशी की चमक विशेष रूप से स्पष्ट थी।
गहरी सांस लेते हुए और रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए तेजस ने अपना दाहिना हाथ उठाया। तुरंत हरे प्रकाश का एक छोटा समूह उसके हाथ की हथेली में इकट्ठा हो गया, जो धीरे धीरे हरी जेड बेल का रूप ले रहा था। हरी जेड बेल, जो अब पहले खाई गई बेल से ज्यादा पतली हो गई थी, तेजस के नियंत्रण में धीरे धीरे लंबी होती गई। ये उसके चारों ओर लिपट गई, उसकी इच्छा के अनुसार हिलती रही और विभिन्न आकृतियों में बदलती रही। ये तेजस की छठी रक्तरेखा छाप थी और एकमात्र ऐसी छाप थी जो पौधे जैसी दिखती थी। यह सिर्फ पहले दर्जे की थी और अब तक की सबसे कमजोर छाप थी। फिर भी तेजस की आंखें आश्चर्य और खुशी से भरी हुई थीं, जैसा उसने सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन को एकीकृत करने के समय अनुभव किया था। डोलुओ महाद्वीप के नाम से जानी जाने वाली दुनिया में मार्शल सोल नामक एक अवधारणा थी। 6 साल की उम्र तक पहुंचने पर हर कोई मार्शल सोल जागृति समारोह में भाग लेता था। मार्शल सोल वास्तव में किसी भी रूप में हो सकता था। वे अविश्वसनीय रूप से विविध थे। जानवर मार्शल सोल और टूल मार्शल सोल थे। जिन लोगों ने अपनी मार्शल सोल को जगाया, उनमें से कुछ ने एक प्रकार की ऊर्जा भी विकसित की जिसे सोल पावर कहा जाता था। इस सोल पावर की साधना करके वे अपनी मार्शल सोल की ताकत को बढ़ा सकते थे। ऐसे व्यक्तियों को सोल मास्टर्स कहा जाता था और वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और पूजनीय प्राणी थे। अपने पिछले जन्म में तेजस ने भी 6 साल की उम्र में अपनी मार्शल आत्मा को जागृत किया था। दूसरों के विपरीत, जिनके पास केवल एक मार्शल आत्मा थी, उसके पास 2 थीं। उनमें से एक, जो उसके पिछले जन्म में उसके साथ थी, एक स्वाभाविक रूप से कमजोर इकाई थी जिसे ब्लू सिल्वर ग्रास के नाम से जाना जाता था। और इस समय वह ग्रीन जेड बेल, जिसे वह विलीन हो गया था, इस दुनिया में अब तक मिले सभी पौधों में से ब्लू सिल्वर ग्रास की आभा और गुणों के सबसे करीब थी। ग्रीन जेड वाइन की कमजोरी के बावजूद तेजस के दिल में ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पिछले जीवन में वापस आ गया हो, उस क्षण में जब उसने पहली बार अपनी मार्शल आत्मा जागृत की थी। नीली सिल्वर घास, हरी जेड बेल और इतने वर्षों पहले का वह व्यक्ति। अपनी आंखें बंद करके और गहरी सांस लेते हुए तेजस ने अपने होठों को दबाया और ग्रीन जेड वाइन को वापस खींच लिया। हालांकि अब यह बहुत कमजोर था, लेकिन भविष्य में यह उसके हाथों में अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी बन सकता था। 1/3 छात्र व्यावहारिक अनुभव के लिए अकादमी में आए थे और इस दौरान गौतम और मनन की अनुपस्थिति में प्राथमिक शिक्षण कार्य मोहन युवराज ने संभाल लिया। सिया राव शायद ही कभी छात्रों के सामने आते थे और तेजस को उनके कार्यों के बारे में जानकारी नहीं थी। सुबह की शारीरिक ट्रेनिंग के बाद, जिसमें सभी छात्र थक गए थे, तेजस ने दोपहर के भोजन से पहले मोहन युवराज से मुलाकात की और कहा कि वह शहर जाने के लिए दोपहर की छुट्टी लेना चाहता है। मोहन युवराज ने तुरंत उसकी स्वीकृति दे दी। आज वह खासा सहमत नजर आ रहे थे, संभवतः इसलिए क्योंकि तेजस और उसके समूह ने हाल ही में उनके घर पर अच्छी खासी रकम खर्च की थी। मोहन युवराज ने तेजस को याद दिलाया कि शहर में अपने पैसे के साथ सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के राक्षस शायद ही कभी प्राकृतिक सिक्के देखते हैं। 6ठे क्रम पर पहुंचने के बाद तेजस को किसी अनुरक्षक की जरूरत नहीं थी। 6ठे क्रम की ताकत ने अकादमी में उसकी हैसियत को अदृश्य रूप से ऊंचा कर दिया था। आखिरकार साधना के मामले में वह विवेक के बाद दूसरे नंबर पर था, और जब वह 5वें क्रम पर था तब उसने विवेक से बराबरी की थी। दोपहर के भोजन के बाद कक्षाएं फिर से शुरू हो गईं। मोहन युवराज ने गौतम की सैद्धांतिक शिक्षा का कार्यभार संभाल लिया। दोपहर की कक्षाएं समाप्त होते ही तेजस तुरंत अकादमी से बाहर निकलकर पहाड़ से नीचे उतर गया। वह उस स्वादिष्ट दूध वाली चाय को पीने के लिए उत्सुक था, और उससे भी ज्यादा वह उस लड़की को देखने के लिए उत्सुक था जो उसे बेचती थी। जब वह पहाड़ से नीचे उतरा तो काली नगरी में प्रवेश करते ही उसकी गति धीमी हो गई। 3 जन्मों के बाद भी उस स्थान के विचार से उसका दिल उत्साह और घबराहट से धड़क रहा था। समय बीते बीतते तेजस ने अनजाने में अपनी गति बढ़ा ली। अंततः शाम होते होते वह उस जानी पहचानी जगह पर पहुंच गया।